नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इतिहास हम सबका। मैं आपका दोस्त हरिओम फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ आप एक और नया ऐतिहासिक वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जाट जाति की उत्पत्ति भाग 4 की। भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा कि ईसा पूर्व में जाट जाति में कुछ ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने दक्षिण एशिया और अरब प्रदेश के अंदर अपनी हुकूमत कायम की। ईसा पूर्व में कुछ ऐसे महाराजाओं के नाम आते हैं जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे राजा पोरस, राजा आम्बी, राजा हस्ती। इन राजाओं का जिक्र हमें बहुत कम देखने को मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय राजा पोरस और हस्ती ने सिकंदर का डट करके मुकाबला किया और सिकंदर को एक करारी शिकस्त भी दी थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों की गलती की वजह से उस शिकस्त को सिकंदर की विजय के रूप में दिखाया गया है, जो कि इतिहास के साथ और जाटों के साथ एक नाइंसाफी, एक धोखा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईसा पूर्व में महाराज कनिष्क और महाराज शालिवाहन का राज्य विस्तार पाया जाता है, लेकिन महाराज कनिष्क और महाराजा शालिवाहन को जाट ना मान करके कुछ इतिहासकार कुषाण वंश का मानते हैं, जो कि यह न्यायोचित गलत है, क्योंकि ये दोनों राजा जाट जाति से संबंध रखते थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इन्हें कुषाण, किसी ने राजपूत या किसी ने खत्री कह करके संबोधित किया है। जबकि महाराजा शालिवाहन का उदय भविष्य पुराण के अनुसार ईसा पूर्व के आरंभ में ही माना जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में पोरस, आम्बी, हस्ती नाम के केवल 3 राजा पाए जाते हैं। अभी तक निश्चय नहीं हो सका कि इन राजाओं के वंशज पंजाब की जाट, गूंजर, खत्री और राजपूत आदि क्षत्रिय जातियों में से किसमें शामिल हो गए। फिर भी यह ख्याल किया जा सकता है कि अभिपार वाले और तक्षशिला वाले लोग जाट थे, क्योंकि तक्षक गोत्र का जाटों में होना इस बात का उदाहरण है। कर्नल जेम्स टोड ने भी तक्षकों को जाटों से संबंधित किया है। राजा हस्ती निश्चय ही जाट था, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर एक छोटे से भूभाग पर शासन करता था। सिंधु के एक जाट गोत्र की जो कि वंशावली हमें जाटों से प्राप्त हुई है, उसमें राजा हस्ती का नाम आता है। वह सिंधु जाटों का सरदार था। सम्राट पोरस का शासन झेलम और चिनाब के बीच के प्रदेश पर था। हमें महमूद गजनवी के वर्णन में यह उल्लेख मिलता है कि जाट लोगों ने झेलम नदी में 4000 नावों से गजनवी से युद्ध किया था। सम्राट पोरस और सिकंदर की लड़ाई में भी नदी में युद्ध करने का वर्णन मिलता है। आरंभ में जिस ढंग से सिकंदर और पोरस के योद्धा लड़े थे, वह बिल्कुल चंद्रवंशी क्षत्रियों के तरीकों को याद दिलाता है, जिन तरीकों का अनुसरण जाटों ने एक लंबे समय तक किया है। आज भी झेलम और चिनाब के बीच सबसे अधिक आबादी जाटों की है, चाहे उनका एक भाग अपने को जाट मुसलमान कहता हो या हिंदू। महमूद के युद्ध से पहले तो यहाँ जाटों की बहुत ही घनी आबादी थी। सम्राट पोरस की सेना में हाथियों के सिवाय रथों का एक बड़ा भाग देखने को मिलता था। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने जेहुन नदी के किनारे के जाटों को रथों से युद्ध करने वाला बतलाया है। दारा की अध्यक्षता में भी सिकंदर से रथों द्वारा युद्ध किया गया था। सिख इतिहास में जब हम हजारा के जाट नरेश राजा शेर सिंह का हाल पढ़ते हैं तो अनायास सम्राट पोरस याद आ जाते हैं, जिसने अंग्रेज जनरल की दाहिनी ओर खड़े होकर के अंग्रेज कहने पर कि यदि आपको छोड़ दिया जाए तो यह स्पष्ट कहा था कि मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए भी वही करूंगा जो अब किया है। राजा शेर सिंह पोरस का ही दूसरा रूप था। ऋग्वेद में हमें पोरस नाम की जाति का वर्णन भी मिलता है। वह जाति आगे चल करके हमें गण के रूप में दिखाई देती है। जिस स्थान पर युद्ध हुआ था, सिकंदर ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में निके नाम का एक नगर बसाया था, जो कि नकाई नाम से मशहूर हुआ। सिखों की 12 मिसालों में से एक मिसल का नाम निकई मिसल है, जो कि वहाँ के नकई जाटों के द्वारा मशहूर हुई।
नेके गांव के लोग अवश्य ही उस जाति के होंगे जिसमें स्वयं पोरस था, क्योंकि दूसरे गांव के जिस प्रदेश को सिकंदर ने संधि होने के बाद सम्राट पोरस को सौंपा था, यह गांव भी उन्हीं में शामिल था। उपयुक्त कारण और इतिहासकारों की दलीलें यह साबित करती हैं कि पोरस निश्चित ही जाट थे। शासन व्यवस्था, युद्ध के ढंग, स्वभाव, तत्कालिक वर्णन पोरस को जाट के सिवाय अन्य कुछ मान लेने में कठिनाई पेश करते हैं, क्योंकि पंजाब में ना तो मौजूदा राजपूत पोरस को अपना पुरखा स्वीकार करते हैं और ना ही खत्री लोग। राजपूतों की वंशावली रखने वाले चारण भाटों ने भी उनको राजपूत नहीं लिखा है, और जाटों में ऐसे गोत्र पाए जाते हैं जिन्हें सम्राट पोरस और पौरुष का रूपांतर कह सकते हैं, जैसे पोरिया, पवार, पोरोत, पोरुवार आदि। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ईसा पूर्व के सम्राटों में महाराज कनिष्क का वर्णन आता है। महाराज कनिष्क की मूर्ति उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ के म्यूजियम में रखी हुई है, जो 5 फुट के लगभग ऊंची है, किंतु सिर कटा हुआ है। घुटनों से नीचे तक अंगरखा, हाथ में गदा जैसा हथियार है, किंतु शायद गदा नहीं है। मूर्ति विशाल पुरुष जैसी है। इनके समय के विषय में निश्चित रूप से तय नहीं हो पाया है। डॉक्टर भंडारकर इनका समय 2 से 3 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन मिस्टर विसेंट स्मिथ का अनुमान है कि ईस्वी सन 2 से 26 ईसा पूर्व में भारत के कुषाण वंश का राज्य समाप्त हो गया था। कुषाण राजाओं के सिक्कों से मालूम होता है कि कुषाण वंश के राजाओं का 5वीं सदी तक काबुल और उसके आसपास राज्य रहा था। कुछ लोग सन 61 ईसा पूर्व में कनिष्क का होना मानते हैं। हमारे विचार से ईसा की प्रथम शताब्दी के अंतिम भाग में कुषाणों का राज्योदय होना जचता है, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार ईस्वी सन के आरंभ में राजा शालिवाहन का अवस्थित होना पाया जाता है। यदि सम्राट कनिष्क और शालिवाहन समकालीन होते तो भट्टी ग्रंथों में उनका वर्णन अवश्य आता। शालिवाहन के बाद पंजाब में एक प्रकार भट्टी लोगों का राज्य उठ सही जाता है, इसलिए ही भट्टी ग्रंथों में कनिष्क व कुषाणों के संबंध में वर्णन नहीं मिलता है। इन तत्वों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सम्राट कनिष्क जाट जाति से संबंध रखते थे।